हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 जो कि है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। यानी कि आज की इस वीडियो से हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेल के बारे में, समझ लेते हैं कि सेल होता क्या है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज वेल। यहाँ पे वेल लिखा है लेकिन ये है क्या, सेल। ठीक, इट्स नोन एज सेल। इट इज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही ऑब्जर्व वर्क dead pieces under a simple magnifying glass and saw brick like structures। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो सेल है वो हमारी लाइफ की एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि हमारी जो बॉडी है, इसके स्ट्रक्चर और जो इसके फंडामेंटल यूनिट है, उनके पीछे किसका हाथ है, वो सब है हमारे पीछे किसका, सेल का। और ये जो सेल है इसको किसने इन्वेंट करा था, ये 1665 में क्या इसकी डिस्कवरी हुई थी, जिसको किसने इन्वेंट किया था, इन्होंने, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की इन्वेंट किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। तो जो रॉबर्ट हुक हैं वो क्या, वो डेड पीसेस में क्या वर्क करते थे। और उन्होंने क्या एक वर्क को एक डेड पीस को क्या एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास में रखा और वहाँ पर क्या कुछ ब्रिक जैसे स्ट्रक्चर्स देखे। फिर उनको समझ में आ गया कि ये तो कोई चीज़ है और उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, सेल। अब हम लोग कुछ बेसिक स्टडी हैं, सम बेसिक स्टडी ऑफ सेल, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम माइक्रोमीटर bacteria to several centimeter ostrich egg. Hence, cells do not contain or they do not found in any particular fixed size। तो क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो सेल का जो साइज होता है वो वेरी करता है माइक्रोमीटर से, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रोमीटर्स से लेकर के कुछ सेंटीमीटर्स तक, जो कि होता है ऑस्ट्रिच का एग। यानी कि जो ऑस्ट्रिच का एग है वो भी क्या एक सेल है। और दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो है सेल्स होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड साइज नहीं होता, वो किसी भी छोटे बड़े साइज के हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेल के शेप के बारे में। तो सेल फाउंड इन शेप लाइक cells found in shapes like circular disc, like spindle, elongated, etc. Some cells do not have any fixed shape like अमीबा एंड WBCs। तो क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो सेल होते हैं वो बहुत ही टाइप के स्ट्रक्चर्स के, बहुत ही टाइप के शेप के पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ सर्कुलर शेप के होते हैं, कुछ डिस्क शेप के होते हैं, कुछ एलोंगेटेड शेप के होते हैं। तो जो सेल होते हैं उनके बहुत सारे क्या शेप होते हैं, और कुछ जो होते हैं उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, कुछ सेल्स का क्या फिक्स्ड शेप भी नहीं होता। जैसे कि अमीबा, तो जो अमीबा है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, वो कैसा भी बन जाता है। और जैसे WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, ये भी जो सेल हैं इनका भी कोई एक वैसा इनका भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अब बात करते हैं सेल नंबर कि एक इंसान के अंदर कितने सेल हो सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म। दे नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑर्गेनिज्म बट दे डिपेंड ऑन साइज ऑफ सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो सेल है ये वेरीज करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। और सेम ऑर्गेनिज्म में भी क्या बराबर नहीं होते, यानी कि जैसे ह्यूमन है तो आपके अलग सेल होंगे, आपके मम्मी पापा के थोड़े ज़्यादा या कम सेल होंगे, यानी कि सबके अलग अलग सेल्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक नोट दिया गया है, अगर हम लोग यहाँ पे एक थ्योरी की बात करें, स्टडी की माने, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 1 से लेकर के 1 ट्रिलियन सेल तक क्या कंटेन करती है। ऐसा है क्या है, अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि एक सेल से लेकर के 10 ट्रिलियन सेल तक क्या जा सकता है ये नंबर।
अब हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। हालांकि हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बहुत से चैप्टर्स में 6, 7, 8 के चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग सारे डाउट्स इससे क्लियर कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे से कट टू कट इसे पढ़ेंगे। Unicellular organism. Organism made up of only single cell are called unicellular organisms. यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खाली एक सेल से बने हुए होते हैं, यानी कि उनके अंदर खाली क्या एक ही सेल है, वो एक ही सेल से क्या बने हुए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। फिर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। इसके नाम ही से पता चल रहा है कि यहाँ पे मल्टी सेल होंगे, यानी कि बहुत सारे सेल होंगे। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ 2 or more cells are called multicellular organisms. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि 2 या उससे भी ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उनको क्या हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अगर कोई भी चीज़ जैसे कि एक ऑर्गेनिजम्स है और वो अगर 2 सेल का भी बना हुआ है तो हम लोग उसको यूनिसेलुलर नहीं कहेंगे, हम उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें खाली एक ही सेल है तब हम उसको यूनिसेलुलर कहेंगे। अगर उसमें 2 हैं या 1 और आधा सेल है तब भी क्या वो मल्टी सेलुलर में होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक सेल, खाली एक, ना 0.5 ज़्यादा ना 0.5 कम। ओके, अब हम लोग यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, किनसे बना होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर। यानी कि सेल के और भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकेंड, साइटोप्लाज्म। और थर्ड, न्यूक्लियस। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि वो एक आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक क्या सेल की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। फिर सेकंड है साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर जो भी जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि जो भी जेल सेल के अंदर है वो क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। फिर थर्ड, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का हेड होता है, यानी कि कंट्रोल रूम समझ लीजिए। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, यानी कि हमारे ह्यूमंस में ब्रेन और सेल्स में न्यूक्लियस, ये दोनों एक बराबर हैं। तो ये 3 चीज़ जो होती है मेजर कंपोनेंट्स है, तो इनके बारे में अभी हम लोगों ने रफ एग्जांपल ले लिया। अब हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन क्या होता है। हालांकि ये डिफ्यूजन जो है वो हम लोगों ने केमिस्ट्री क्लास 9 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग में भी पढ़ रखा है, लेकिन अब इसका डिफ्यूजन के बारे में समझेंगे कि ये बायोलॉजी में कैसे। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, उसको हम लोग क्या डिफ्यूजन कहते हैं। अब ये तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने के लिए, तो हमने डायरेक्ट जो डेफिनेशन है उसको हिंदी में बता दिया। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉल है, उसको अगर हम लोग चढ़ाई से, यानी कि जिस साइड ऊंचा है वहां से हम लोग रख के छोड़ देंगे, तो जिस साइड ढलान होगी, जिस साइड नीचे होगा, उसी तरफ क्या वो बॉल आएगी। वैसे ही तो जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स को हायर कंसंट्रेशन में जब हम लोग छोड़ देंगे तो वो कहाँ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगी। तो ये जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जाने वाला, इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ये तो एक डेफिनेशन है। इसकी एक और डेफिनेशन है क्या कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड्स और आउटसाइड्स द सेल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे जो इनसाइड्स है वो गलत लिखा, वो इनसाइड है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है जो कि सेल के अंदर और आउटसाइड यानी अंदर बाहर जाते रहते हैं, वो क्या होता है, वो भी क्या डिफ्यूजन कहलाता है। यानी कि इसको हम लोग फिर से अच्छे से समझते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि सेल की बॉडी के इनसाइड अंदर चले जाते हैं और सेल की बॉडी से क्या बाहर आ जाते हैं, उनको क्या हम लोग कहते हैं, उनको भी हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। फर्स्ट वाला डिफ्यूजन किसका है, केमिस्ट्री का है। सेकेंड वाला डिफ्यूजन किसका है, बायोलॉजी का है। तो 2 डेफिनेशन है डिफ्यूजन की,
और अगर आपसे कोई पूछ ले डिफ्यूजन की डेफिनेशन सुना दो, या तो आप दोनों डिफ्यूजन की डेफिनेशन सुना दो, या फिर पूछ लीजिए कहाँ का, केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का। ऐसे पूछना अच्छा नहीं लगेगा, आप दोनों डेफिनेशन सुना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो जो ऑस्मोसिस है ये एक टाइप से क्या डिफ्यूजन का अपोजिट है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसंट्रेशन को जाता है, लेकिन इसमें क्या एक चीज़ आ जाती है, सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि फिर से समझते हैं कि जैसे कि अभी बताया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दोनों एक जैसे हैं। इनमें क्या है कि जो डेफिनेशन डिफ्यूजन की है वही बिल्कुल ऑस्मोसिस की है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड होती है। क्या था डिफ्यूजन में कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसंट्रेशन तक जाता है, इसको क्या डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसा ही ऑस्मोसिस में है कि जो वाटर पार्टिकल्स का जो, लेकिन इसमें किसके पार्टिकल्स की बात करते हैं, वाटर पार्टिकल्स की। तो वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसंट्रेशन तक जाता है, और वो किससे, एक मेम्ब्रेन से होकर जाता है। उस मेम्ब्रेन का नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड diffusion is that only liquid water of particles move, but in diffusion solid liquids or even particles can move। यानी कि ऑस्मोसिस और जो डिफ्यूजन है वो दोनों सेम है, लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसमें खाली वाटर पार्टिकल्स ही क्या अंदर बाहर जा सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और कोई नहीं। और डिफ्यूजन में ये है कि सॉलिड्स भी जा सकते हैं, लिक्विड्स भी जा सकते हैं, और गैसेस भी जा सकते हैं, और भी जो पार्टिकल्स है वो भी क्या मूव कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की। यानी कि ऑस्मोसिस भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। हालांकि अभी हम लोग इसको मतलब कि जैसे ये नाम लिखे हैं एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, अगर इनके हम लोग नाम से देखें तो हम लोग को कुछ ऐसे हिंट मिल रहे। एंडोऑस्मोसिस मतलब कि अंदर, इनसाइड, इनसाइड कुछ एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है, यानी कि सेल के बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है। और एक्सो ऑस्मोसिस मतलब कि सेल की बॉडी के बाहर कुछ ऑस्मोसिस हो रहा है। ऐसा कोई बुक में लिखा नहीं, ऐसे हम लोग को नाम पढ़ करके क्या ऐसा हिंट मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चलो एंडो ऑस्मोसिस के बारे में। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर इन द सराउंडिंग एज कम्पेयर टू से सेल, ये CEL वाला सेल है, ये गलत सेल इसमें लिखा हुआ है स्लाइड में। ये ऑटो करेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। यहाँ पे आप CEL लिख लीजिएगा। कंपेयर टू सेल then water moves into the cell. This process is known as endoosmosis. The endoosmosis causes cells to swell. Example, resins kept under water swell after some time. तो क्या कहते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का जब वो हाई होता है, और जो कंपेयर करें सेल का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का, वो क्या वो मूव करता रहता है सेल के आसपास। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या एंडोऑस्मोसिस कह रहे हैं। नहीं समझ आया, एक बार फिर से समझते हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का वो बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू सेल के जो सराउंडिंग होते हैं उन वहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है कि वाटर जो होता है वो मूव करता है सेल के अंदर बहुत ही नीचे धीरे धीरे। वो प्रोसेस क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब इसको हम लोग अपना दिमाग लगा करके क्या समझते हैं। अब देखो बाहर क्या हो गया, मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं आपके, ठीक है। आपका एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि बाहर आपको क्या प्यास लगी है, तो आप कहाँ पर, आप नदी में कूद गए और आप बिल्कुल डूबने वाले हैं, ठीक है। और आपकी ज़रूरत कितनी है, आपकी ज़रूरत है खाली 1 लीटर, जैसे 1 गिलास पानी पीना, और आप कहाँ पे नदी में कूद गए जहाँ पे हज़ारों करोड़ों लीटर पानी है। तो आप अपना मुंह कितना ही खोलोगे, थोड़ा सा खोल के तुरंत बंद कर लोगे, क्योंकि आपकी प्यास सब तक मिट जाएगी और बाकी सारा पानी जो है वो आपके अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक। ये एग्जाम्पल थोड़ा कच्चा है, थोड़ा और अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्या एक 2 लीटर की वाटर बोतल है,
और आपको क्या 1 गिलास पानी पीना है, यानी कि 1 गिलास की आपको क्या प्यास लगी हुई है, लेकिन आपके पास तो पानी बहुत सारा है। तो क्या आप पानी पियोगे तो आप क्या खाली 1 गिलास पानी कंज्यूम कर पाओगे, ज़्यादा आपको नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका क्या आपकी प्यास मिट जाएगी, पानी पीने का मन नहीं करेगा। ठीक, तो वैसे ही क्या होता है कि सेल के अंदर, जैसे कि सेल के अंदर 5 ml वाटर की ज़रूरत होगी। तो जो इसके अंदर जो एंडोऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, ये एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होगा कि बॉडी के अंदर तो 70% वाटर ही वाटर होता है, तो यानी सेल के पास तो खूब सारा पानी है, लेकिन उसको क्या 5 ml की ज़रूरत है। तो जो एंडोऑस्मोसिस है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या खाली 5 ml पानी ही अपने सेल के बॉडी के अंदर लेगी, और उसके बाद बाकी जितना भी पानी है वो सब बाहर फेंक देगी, और बाकी पूरा पानी नहीं रखेगी, और खाली जितना 5 ml पानी है उतना ही अपने पास क्या कंज्यूम करेगी। यानी कि ये मतलब है कि ज़्यादा पानी हो या कम पानी हो, इससे कोई मतलब नहीं, 5 ml पानी वो ले लेगी। और जैसे कुछ होते हैं, जैसे कि रेसिन्स होते हैं, तो वो क्या वो फूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो पानी ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। उनको 1 ml की ज़रूरत होगी, वो भर लेंगे, वो 10-15 ml तक पानी उनके बॉडी के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या वो स्वेल हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सोऑस्मोसिस की। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लोअर इन द सराउंडिंग एज कंपेयर टू सेल, देन वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। एग्जांपल, ह्यूमन सेल ड्रिंक्स इन वाटर सॉल्टी। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जब सेल के अंदर का जो पानी वाटर लेवल होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और सेल के बाहर जो पानी है वो कम हो जाता है, तो जो सेल होता है वो पानी को क्या रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कहलाता है एक्सोऑस्मोसिस। यानी कि जब पानी सेल के बॉडी के अंदर आ रहा है तो एंडोऑस्मोसिस, और जब पानी सेल के बॉडी से बाहर जा रहा है तो वो एक्सोऑस्मोसिस। और इसमें पानी की क्यों बात की गई है? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस किसके बारे में होते हैं? खाली पानी के लिए होते हैं। तो इसलिए क्या है, सबके नाम के पीछे ऑस्मोसिस लगा हुआ है, नहीं तो हम लोग एक्सो और एंडो पढ़ते। ठीक, तो हम लोगों को ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, क्लियर हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन हमारी 9th क्लास की बायोलॉजी में इतने सॉल्यूशन बताएंगे तो हम लोग इतने ही पढ़ेंगे, फालतू में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के बीच में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि फर्स्ट है हाइपोटोनिक और सेकंड है हाइपरटोनिक। पहला है हाइपो, सेकंड हाइपर। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है? अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर इन सराउंडिंग द इनसाइड द सेल एंड एस्मोसिस टेक्स प्लेस, सेल स्वेल्स। तो क्या कहते हैं कि ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये एक ऐसा टाइप का सॉल्यूशन है जहाँ पे जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का वो बहुत हाई होता है उसके सराउंडिंग में, और सेल के अंदर कम होता है। तो सेल क्या करता है, पानी अंदर की तरफ ले लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एंडोऑस्मोसिस है वो टेक प्लेस, यानी कि एंडोऑस्मोसिस यहाँ पे जगह लेता है, यानी कि यहाँ पर इस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, किसका? एंडोऑस्मोसिस। जिसकी वजह से क्या, सेल स्वेल्स, यानी कि सेल जो होता है वो फूल जाता है। सेकेंड होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर इनसाइड द सेल एज कंपेयर टू सराउंडिंग एंड एक्सोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, सेल श्रिंक्स। यानी कि क्या मतलब कि अगर जो मतलब कि पानी है उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल क्या अपना पानी बाहर निकाल देगा सराउंडिंग के, और जो एक्सोऑस्मोसिस है वो यहाँ पर टेक्स प्लेस, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस यहाँ पर होगा। इसकी वजह से क्या, जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। अब हम लोग बात करें, एक सेकंड, आप लोगों ने सेकंड पॉइंट देखा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल्स और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक्स। तो इसका मतलब देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि जो पानी है वो सेल के अंदर जा रहा है। अगर आपके अंदर कोई बहुत सारा पानी डाल दे तो आपकी क्या बॉडी फूल जाएगी, उसी तरीके से सेल के अंदर खूब सारा पानी चल जाएगा तो सेल की बॉडी भी फूल जाएगी। इसलिए क्या, स्वेल्स यानी फूल जाना, स्वेल मतलब फूल जाना।
और सेल श्रिंक्स यानी कि सेल क्या श्रिंक हो जाना, एकदम निचुड़ जाना, एकदम पतला हो जाना। यानी कि अगर आपके बॉडी में आपके बॉडी के अंदर से सारा मटेरियल बाहर निकाल लिया जाए, सारी हवा बाहर निकाल दी जाए, तो क्या होगा, आपकी बॉडी कैसे एकदम पतली सी हो जाएगी, जैसे कि कोई खाली प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, और उस बॉटल में क्या हुआ कि आपने सारी हवा निकाल दी, तो वो बॉटल कैसी पिचक जाएगी ना, वैसे ही क्या उसको कहते हैं श्रिंक। और अगर उसके अंदर फिर से हवा भर दी तो वो क्या फूल जाएगी, इसको कहेंगे स्वेल। तो ये मतलब है इनका। अब हम लोग बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल इन सराउंडिंग एंड inside the cell also. No osmosis takes place. Cell neither swells or nor shrinks. एग्जाम्पल है इसके आरबीसीज एंड आरबीसीज इन ब्लड। तो क्या कहते हैं कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो एक ऐसा टाइप का सॉल्यूशन होता है जहाँ पे जो कंसंट्रेशन का वो जो वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है। बाहर भी इतना ही पानी होता है, कम भी उतना ही मतलब कि सेल के बाहर भी पानी सेम रहता है कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर भी पानी का कंसंट्रेशन सेम रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस नहीं करता, यानी कि ऑस्मोसिस नहीं होता है, और जो सेल है वो ना ही फूलता है और ना ही श्रिंक करता है। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स हमारी ब्लड में। हम आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में दो ब्लड सेल्स होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल्स और एक होता है वाइट ब्लड सेल्स। और आपको ये भी बता दूं, जो हमारे ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक रेड पिगमेंट पड़ा रहता है हमारे ब्लड में, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून रेड दिखाई देता है। अगर हमारे खून में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारा खून कैसा भी दिखाई देगा। रेड ब्लड सेल्स है तो वाइट कलर का दिखाई देगा, रेड ब्लड सेल्स है, जब वाइट ब्लड सेल्स है तो वाइट कलर के, रेड ब्लड सेल्स तो रेड कलर के। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, यानी कि जो ऑस्मोसिस है और डिफ्यूजन है इनके बीच का क्या डिफरेंस। इनके बीच में ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं होता, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे सॉल्वेंट का मतलब वाटर, क्योंकि ऑस्मोसिस वाटर से ही रिलेटेड होता है। यानी कि जो वाटर है उसका मूवमेंट, वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। और डिफ्यूजन का मतलब ये होता है मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में दोनों में क्या, अगर हम लोग इन दोनों की क्या एक कॉमन डिफिनेशन ले तो इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल यानी कि जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो क्या, वो हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन तक। लेकिन ऑस्मोसिस में खाली वाटर पार्टिकल्स का होएगा, और डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस किसी का भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।